जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम टेक्नीशियन के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 8 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस हुई क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 10 मार्च 2026 को तीसरी पारी में जो आपका पेपर हुआ था, उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी किसी वस्तु के स्थान का वर्णन सदैव निर्देश बिंदु को निर्दिष्ट करके किया जाता है, जिसे किसके रूप में माना जाता है, ये आपको बताना है। देखो भी कोई भी आप स्थान बता रहे हो, यानी कोई अनजान व्यक्ति है, इस अनजान व्यक्ति को आपने कोई स्थान बताया, जैसे ये मान लो भी आपके गांव का स्कूल आपने बताया भी हमारे गांव का स्कूल है वो कहां पे है। तो इस आपके गांव के स्कूल को आप बताने के लिए आपने कोई ना कोई तो एक प्रकार से मूल बिंदु को माना होगा भी हमारा स्कूल है वो उस रेलवे स्टेशन के बाईं ओर है। तो इसका मतलब क्या है, आपने कोई भी दिशा बताने से पहले उसको किसी अन्य स्थान के साथ में तुलना की है। तो वो जो स्थान के साथ में तुलना की है उसे अपन क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। उसे क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। तो डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। यानी कोई भी गति की आप तुलना करते हो तो वो आप किसी न किसी मूल बिंदु के साथ में करते हो भी उसके सापेक्ष आपका गतिज ऊर्जा इतनी है, उसके सापेक्ष आपकी गतिज ऊर्जा नहीं है। तो इसी तरीके से आप जो स्थान यहाँ पे निर्देश के लिए लेते हो वो आपका मूल बिंदु होता है भी। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बोला गया है भी जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो वह 1/3 आवर्धन उत्पन्न करता है। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है। देखो भी सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन होती है भी। उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन होती है और दोनों ही कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब आभासी हमेशा सीधा होता है भी। चीजें समझ में आ गई। अब आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो उत्तल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा भी। ऐसे होता है उत्तल दर्पण और उसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा और पीछे की सारी दूरियां कैलकुलेट करते हैं अपन पॉजिटिव में। चीजें समझ में आ गई। सामने की दूरियां कैलकुलेट करेंगे अपन नेगेटिव में। तो यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर आपको ज्ञात करना है वो आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, और u आपके पास में माइनस में कितना हो जाएगा, 30। आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैग्निफिकेशन का वो एक फॉर्मूला होता है, m बराबर क्या होता है, -v/में u होता है। अब मैग्निफिकेशन 1/3 है, आपको मैंने कल वाली क्लास के अंदर भी बताया था भी मैग्निफिकेशन 1/3 प्लस में, तो इसका मतलब क्या होता है, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पे 1/3 बराबर में आपके पास में माइनस का v, यानी माइनस ये फॉर्मूले में लगा हुआ है भी। ठीक है, और वैसे v का मान पॉजिटिव में आएगा क्योंकि आभासी प्रतिबिंब है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है भी। और u का मान आप क्या लोगे, तो u का मान 30 है और u प्रतिबिंब ये बिंब की दूरी होती है, बिंब आपका सामने की ओर है दर्पण के, तो यहाँ पे माइनस का 30 आ जाएगा। जीरो से ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो आप, तो ये 30 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो v बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 30/3 बराबर में आपके पास में आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आपके पास में सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। वेग समय ग्राफ वक्रित यानी अरैखिक है, तो वस्तु के साथ गतिमान क्या है बताओ भी।
भी असमान त्वरण के साथ में है, या फिर यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अलग से करवा दूं क्या? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वेग समय ग्राफ वाले और दूरी समय ग्राफ वाले इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पहले उसका बेसिक कवर कर लेंगे और उसके बाद में उसके क्वेश्चन करवा दूं मैं। क्या ऐसा करूं क्या? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखो ये आपका क्या है? वेग है, ये आपका वेग है। यहाँ पे आपका क्या है? तो यहाँ पे आपका एक प्रकार से समय है, ये वेग समय ग्राफ है। यहाँ पे मूल बिंदु होता है जो 0 0 होता है। देखो अब यहां से आपके पास में वक्रित एक प्रकार से वक्र के रूप में है, तो आपका इस प्रकार से भी हो सकता है वक्र के रूप में, और इस प्रकार से न तो यहां से अपन बात करें तो आपका इस प्रकार से भी हो सकता है, यानी एक वक्र के रूप में हो सकता है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके अंदर है वो वेग क्या है मेरे को ये बता दो। वेग यहाँ पे क्या है? असमान है। इसमें वेग है वो आपका क्या होगा? असमान होगा। और वेग असमान है तो यहाँ पे आपका त्वरण भी क्या हो जाएगा? त्वरण भी क्या हो जाएगा? भी असमान हो जाएगा। भी वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अगर वेग समान है तो त्वरण शून्य होगा, अगर वेग असमान है तो वहां पे त्वरण भी आपका क्या होगा? असमान होगा। तो वस्तु है वो असमान त्वरण के साथ में क्या है? गतिमान है। भी वस्तु है वो असमान त्वरण के साथ में क्या है? गतिमान है। ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। एक समान त्वरण नहीं होगा। भी एक समान त्वरण होगा ना तो उसका वेग समय ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा। भी ये आपका वेग है, ये आपका समय है, और मूल बिंदु से होकर जाएगा। भी ये आपका मूल बिंदु है और मूल बिंदु से एक सीधी स्ट्रेट रेखा होगी इस प्रकार से। यहाँ पे आपका एक समान त्वरण बोल दो या फिर त्वरण नियत बोल दो। इस कंडीशन में त्वरण शून्य नहीं होगा, यहाँ पे आपका नियत त्वरण है ये बोल सकते हैं, या फिर अपन एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं एक समान त्वरण है, ये भी अपन बोल सकते हैं। चीजें समझ में आगे क्या? नियत चाल नहीं होगी। नियत चाल का मतलब होता है फिक्स चाल होना। फिक्स चाल है तो वहां पे वेग भी फिक्स होगा, और वेग फिक्स होगा तो इसका मतलब है आपका इसमें एक प्रकार से क्या है? ये वक्रित नहीं होगा, फिर वक्रित नहीं होगा भी। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया है भी मेरी स्टेमी उत्तक पौधे की वृद्धि में योगदान देता है क्योंकि। बताओ भी मेरे स्टेमी उत्तक है ये आपका पौधे की वृद्धि में योगदान क्यों देते हैं? कोशिका, इसमें क्या होता है? इसकी कोशिकाएं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी कोशिकाएं हमेशा विभाजित होती रहती है। विभाजित होती रहती है। ठीक है, ये है। अब ये 3 प्रकार का होता है मेरिस्टेमेटिक उत्तक है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है शीर्षत विभज्योतक, इसे हिंदी में विभज्योतक बोलते हैं। शीर्षत विभज्योतक। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा पार्श्व, दूसरा आपका है पार्श्व विभज्योतक, और तीसरा हो जाएगा आपका अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, ये क्या करेगा? तो ये लंबाई में वृद्धि करेगा। भी ये लंबाई के अंदर वृद्धि करता है। ये आप एक प्रकार से बोल सकते हैं चौड़ाई में, तने की चौड़ाई है और उसके बाद में जड़ की चौड़ाई है, परिधि के अंदर वृद्धि करेगा। ये 2 टहनियों के बीच में, दो जो इंटरनोड होते हैं, 2 टहनियां, 2 टहनियों में के बीच में गैप बनाएगा भी ये। तो इसकी कोशिकाओं में बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाएं होती है। तो याद रखना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, उसमें रिक्तिका का अभाव होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भी। तो पाई नहीं जाती, इसमें क्या होता है? अभाव लिख देता हूं मैं यहाँ पे। याद रखना क्या होता है? अभाव होता है, यानी नहीं पाई जाती। इसकी कोशिकाएं स्थायी रूप से विभेदित होती है क्या? तो इसकी कोशिकाएं स्थायी रूप से विभेदित होती है क्या? आगे देखो, इसकी कोशिकाओं में स्थूल द्वितीयक भित्तियां पाई जाती है क्या? और इसकी कोशिकाएं जीवन भर निरंतर विभाजित होती रहती है क्या? ये रही, यानी इसकी कोशिकाएं हैं वो जीवन भर निरंतर विभाजित होती रहती है, जिसके कारण है ये क्या करता है? वृद्धि में, चौड़ाई में और 2 टहनियों के बीच में गैप बनाता है। तो डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी पुष्पी पादपों में परागकण की नर जनन कोशिकाएं का जब मादा युग्मक के साथ संलयन होता है तो क्या बनता है? देखो भी ये क्या है? नर युग्मक है, ये नर युग्मक है, और ये क्या है? मादा युग्मक है। मादा युग्मक है।
और युग्मक जब दोनों मिलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, संलयन कहेंगे भाई, संलयन हुआ है यानी, और मिलेंगे संलयन हुआ है, निषेचन हो जाएगा भाई, निषेचन हो जाएगा तो उस समय है वो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा भाई, युग्मनज बन जाएगा। तो यहाँ पे जाइगोट यानी युग्मनज कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये आपका लैंगिक जनन के अंदर होता है भाई, लैंगिक जनन के अंतर्गत ये चीजें होती है। मादा युग्मक यानी शुक्राणु, नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु, दोनों का जब संलयन होता है तो निषेचन हो जाएगा, और निषेचन होने पे क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ये भी याद रखो, बीजांड है वो आगे चलकर बीज का निर्माण करता है, बीजांड आगे चलकर बीज का निर्माण करेगा, ठीक है। और अंडाशय, अंडाशय आगे चलकर है वो फल का निर्माण करेगा, ये भी आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी कौन सा कथन सबसे सटीकता से वर्णन करता है कि एकल खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में खाद्य जाल किसी पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिरता क्यों प्रदान करता है, ये आपको बताना है। यानी कौन सा सबसे सटीकता से वर्णन करता है कि एकल खाद्य श्रृंखला की तुलना में खाद्य जाल की उपस्थिति। एकल खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ भी जैसे उत्पाद है, उत्पाद यानी घास, उत्पाद को कौन खाएगा, जैसे ये मान लो भी टिड्डा खाएगा, टिड्डा है ये उत्पाद को खाया, फिर टिड्डे को कौन खा गया, मेंढक, टिड्डे को मेंढक खा गया, और मेंढक को कौन खा गया, तो मेंढक को यहाँ पे ये मान लो सांप खा गया, सांप, और सांप को कौन खा गया, बाज, ठीक है, यानी गरुड़। अब इसमें से अगर मैं एक ही मध्यस्थता को हटा दूं, जैसे मैंने ये मान लो भी टिड्डे को हटा दिया, जैसे यहाँ पे आप ये मानो भी मैंने क्या किया, इस टिड्डे को यहाँ से गायब कर दिया, टिड्डे को यहाँ से गायब कर दिया, तो ऊपर वाला जो मेंढक है वो डायरेक्ट उत्पाद यानी घास को खा नहीं सकता, तो मेंढक मर जाएगा, मेंढक मर जाएगा तो फिर सांप को, मेंढक के अलावा और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो सांप मर जाएगा, और फिर बाज के पास सांप के अलावा कुछ नहीं है, तो सांप मरा हुआ तो इसका मतलब बाज भी मर जाएगा। तो ये कंडीशन है ना, ये ज्यादा स्थायी नहीं है, ये क्या है, ये आपकी खाद्य श्रृंखला है, एकल खाद्य श्रृंखला, ये अपन क्या बोलते हैं, एकल खाद्य श्रृंखला बोल सकते हैं, श्रृंखला है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं ये बोल दूं भी खाद्य श्रृंखलाएं बहुत, यानी दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ में मिला दूं तो क्या बन जाएगा, खाद्य जाल बन जाएगा। उस कंडीशन के अंदर है वो टिड्डा उत्पाद है, और यहाँ पे इसको एक प्रकार से उत्पाद यानी घास है, इसको कीट भी खाता है, भी कीट होता है, कीट मच्छर ये भी क्या करते हैं, ये भी एक प्रकार से है वो एक प्रकार से उत्पाद घास को खाते हैं। और फिर यहाँ पे मेंढक है ना आपका, मेंढक अगर टिड्डा मर भी जाएगा ना तो मेंढक कीट को खा लेगा, मच्छर को खा लेगा भी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो उत्पाद को, यानी ये खरगोश, ये आपका खरगोश भी खाता है, इसको भी उत्पाद को खरगोश भी खाता है, और खरगोश को कौन खा जाएगा, खरगोश को है वो अपन बोल सकते हैं लोमड़ी, खरगोश को लोमड़ी खा जाए, और लोमड़ी को फिर है वो एक प्रकार से कौन खा जाएगा भाई, लोमड़ी को ये बोल सकते हैं लक्कड़बग्गा, लक्कड़बग्गा खा जाएगा, और लक्कड़बग्गे को ये मान लो भी शेर खा जाएगा। तो यानी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। फिर है वो आपका सांप है, ये क्या है, सांप भी कीट को खा जाएगा भी, सांप है ये मच्छर को भी खा जाता है, ठीक है, और सांप है वो खरगोश को भी खा जाता है भी, सांप है वो आपका खरगोश को भी खा जाता है। तो इसमें क्या होता है भी, एकल खाद्य श्रृंखला की तुलना में खाद्य जाल किसी पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिरता क्यों प्रदान करता है, तो उसमें उत्पाद के जो साधन है ना वो एक से ज्यादा हो जाते हैं भी, तो वे केवल ऊर्जा का पुनर्चक्रण करते हैं, उनमें जीवों की संख्या कम हो जाती है, जीवों की संख्या कम नहीं होती भी, जीवों की संख्या है वो कम नहीं होती है, उनमें केवल उत्पाद शामिल होता है, तो उनमें केवल उत्पाद शामिल नहीं होता। वे संतुलन सुनिश्चित करते हुए कई खाद्य संबंधों की सुविधाएं देते हैं, वे संतुलन सुनिश्चित करते हुए कई खाद्य संबंधों की, यानी खाने के जो साधन है ना उनकी कईयों की सुविधा देता है। तो यहाँ पे आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी विद्युत परिपथों में वोल्टता स्रोत को बदले बिना प्रतिरोध को बदलने के लिए प्राय उपयोग की जाने वाला उपकरण क्या होता है, रियोस्टेट होता है भी। रियोस्टेट का जो एक प्रकार से
डायग्राम होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ये रियोस्टेट क्या करता है, तो ये प्रतिरोध को बदलता है भी। ये क्या करता है, प्रतिरोध को बदलकर विद्युत का नियंत्रण करता है। ठीक है ना, ये चीज है वो आप ध्यान में रखना। रियोस्टेट होता है वो प्रतिरोध को बदल करके विद्युत का नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वहां पे वोल्टता चेंज नहीं होती, वोल्टता उतनी रहती है, ओनली फॉर प्रतिरोध को बदला जाता है और फिर क्या है, विद्युत को कंट्रोल किया जाता है भी। ठीक है, फ्यूज है वो आपका याद रखना श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज है वो एक मिश्र धातु है भी, एक क्या है, मिश्र धातु है। और ये किस से मिलकर बना होता है, तो याद रखोगे सिट्टी, यानी फ्यूज उड़ेगा कब, जब सिट्टी लगेगी। तो ये शीशा और टिन का, शीशा प्लस में टिन का मिलकर बना होता है। इसका जो गलनांक होता है, गलनांक वो क्या होता है भी, निम्न होता है भी। गलनांक इसका निम्न होता है, ये चीज है वो आप ध्यान में रखोगे भी। वोल्ट मीटर है ये आप समांतर क्रम में लगाते हो, समांतर क्रम के अंदर है वो वोल्ट मीटर लगाया जाता है। और यहाँ पे इसका प्रतिरोध उच्चतम होता है भी, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है वो उच्चतम होता है, इससे समांतर क्रम में लगाया जाता है। एमीटर है, इसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है भी, इसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं भी, ये क्या करता है, धारा का मापन करता है भी, धारा का मापन करता है। और ये क्या करता है, तो ये आपका विभवांतर का मापन करता है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी, किसी कार का द्रव्यमान 120 kg है, इसकी चाल 72 किलोमीटर पर घंटे से बढ़ाकर के 108 किलोमीटर पर घंटे करने के लिए कितना कार्य करना होगा, ये आपको बताना है। कार्य ऊर्जा परिमेय के बारे में आपने सुना है, कार्य ऊर्जा परिमेय नहीं सुना तो जो आपकी नई एनसीईआरटी लगी है उस एनसीईआरटी के अंदर एक अलग से टॉपिक है, कार्य ऊर्जा परिमेय के बारे में बढ़िया तरीके से बताया गया है। और वो मैं आपको करवा चुका हूँ न्यू एनसीईआरटी के अंदर, जो आपका कोर्स चल रहा है न्यू एनसीईआरटी, उसके अंदर बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, वो देख लो आप। देखो भी, कार्य ऊर्जा परिमेय आपके बारे में यहाँ पे क्या होता है भी, किया गया जो कार्य है ना वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है भी। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। यहां पे आपके पास में इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो तो ये हो जाएगा 5 यानी 72 इंटू 5/18, 18 चौका 72, 20 मीटर पर सेकंड। आई एम राइट। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 छिक्का 108, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब गतिज ऊर्जा के अंदर कितना परिवर्तन हुआ वो देख लो आप। गतिज ऊर्जा में तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है। ठीक है, पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 120 इंटू 40 का, ये 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 2 से काटोगे 60 बार, तो ये आपके पास में 6 चौका 24, तो 24,000 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन के अंदर गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, तो 1/2 इंटू ये आ जाएगा आपके पास में 120 इंटू 30 का स्क्वायर 900, तो 0 60 बार, 6 9 54, यहाँ पे 54,000 आ जाएगा। अब देखो अंतर बराबर होगा किए गए कार्य के, तो W बराबर कार्य कितना हो जाएगा, तो 54,000 माइनस में 24,000। ठीक है, और बराबर में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 30,000। 30,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10⁴ जूल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन से युग्म संरचनात्मक समावयवों के रूप में सुमेलित है। संरचनात्मक समावयवों का मतलब क्या होता है, समावयव किसे कहते हैं, जिसका, याद रखना, जिसका अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, वह संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उससे क्या कहते हैं, समावयव कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं ब्यूटेन के, यानी आपका मेथेन, एथेन और प्रोपेन, इनका
संरचना सूत्र और समावयव सूत्र है ना वो एक ही होता है, यानी इसका संरचना है वो एक प्रकार से आप एक ही तरीके से बना सकते हो तीनों की, मेथेन, ब्यूटेन, ये मेथेन, एथेन और आपका प्रोपेन, इन तीनों की एक ही तरीके से संरचना बना सकते हो। लेकिन ब्यूटेन की संरचना आप दो तरीके से बना सकते हो। तो ब्यूटेन के समावयव कितने होंगे? 2 होंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं पेंटेन की, पेंटेन के समावयव कितने होंगे? 3 तरीके से इसकी संरचना बना सकते हो। और यहां पे अगर अपन बात करते हैं हेक्सेन की, हेक्सेन के कितने तरीके से संरचना बना सकते हो? 5 तरीके से। और उसके बाद में हेप्टेन की आप 9 तरीके से संरचना बना सकते हो। संरचना सूत्र एक ही रहेगा, उसका फॉर्मूला एक ही रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो। इतने याद रखो, 10th क्लास में ये मेथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन 2 का ही दे रखा है, आगे आप 2 का भी और याद रख सकते हैं। अब देखो भी पेंटेन को इसने लिखा है 2 मेथिल ब्यूटेन। 2 मेथिल ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? 2 नंबर कार्बन है ना, ये 2 क्या दर्शाता है? 2 नंबर कार्बन पे मेथिल जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर मेरे पास में ऐसी बनेगी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, यानी ब्यूटेन का मतलब यानी 4 कार्बन, और 2 नंबर कार्बन के ऊपर है वो CH3 जुड़ा हुआ है। ये लो, ये स्ट्रक्चर बन गई। और इसका बाकी सभी में क्या करोगे आप? हाइड्रोजन जोड़ दोगे। इसका जो आपका फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा C5 और C5H12 बन जाएगा ना, ब्यूटेन है तो C5H12 बन जाएगा। यहां पे अगर मैं बात करता हूं 2 मेथिल प्रोपेन है तो 3 कार्बन आएंगे मेन स्ट्रक्चर में, और 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है तो ये लो भी 2 नंबर पे आप मेथिल जोड़ दो, इसकी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। और यहाँ पे आप एक प्रकार से इसका जो फॉर्मूला करोगे आप तो C4H10 बन जाएगा। इसी प्रकार से बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला भी C4H10, पेंटेन का C5H12 ये होता है। यहाँ पे सभी का फॉर्मेट एकदम सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो का मतलब होता है चक्रीय श्रृंखला, साइक्लोन का मतलब होता है चक्रीय श्रृंखला, और आगे हेक्सिन है यानी ईन है। ईन का मतलब क्या होता है? ये आपका एक प्रकार से एल्किन श्रेणी का सदस्य है, एल्किन श्रेणी का सदस्य है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और H2n ये होता है। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन यानी कार्बन 6 है। हेक्स का मतलब होता है कार्बन 6 है तो 6 2 12, यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 6 2 12। तो यहाँ पे आपके पास में ये आ जाएगा C6H12 इसका फॉर्मूला बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, और साइक्लोहेक्सिन का C6H12। तो इसका मतलब ये आपका समावयव नहीं है, ये आपके क्या है? समावयव नहीं है। पहला और दूसरा यानी A और B दोनों समावयव है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फिर B ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। चीजें समझ में आ गई? इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी क्रिया और प्रतिक्रिया बलों की मात्रा बराबर होने पर भी त्वरण बराबर उत्पन्न नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? मैंने आपको बताया था भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है 3rd नियम न्यूटन की गति का, और इसमें 3 लॉजिक होते हैं। 3 लॉजिक क्या है भी? इसका जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है ना, वो पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है अलग अलग वस्तुओं पे लगता है भी। ये पहला तो है अलग अलग वस्तुओं पे लगेगा, ठीक है, अलग अलग वस्तु पर लगता है। चीजें समझ में आ गई? दूसरा है विपरीत दिशा में लगेगा भी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है, विपरीत दिशा में लगता है। और तीसरा इसका नियम ये होता है समान बल लगता है भी, समान बल लगता है। चीजें समझ में आ गई? अब बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। यहां पे आपके पास में दोनों में समान बल लगता है, बल कांस्टेंट है, बल दोनों में समान है, तो द्रव्यमान है वो त्वरण का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो यहां पे आपके पास में A आपका बराबर होगा 1/m के। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया भी जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका त्वरण कम होगा, और जिसका द्रव्यमान कम है उसका त्वरण है वो ज्यादा होता है। इसीलिए बंदूक से गोली चलाते हैं तो वहां पे भी क्रिया प्रतिक्रिया का बल कार्य करता है। तो बंदूक पे गोली के ऊपर तो त्वरण ज्यादा है, क्यों? क्योंकि गोली का द्रव्यमान ग्राम में है। बंदूक पे त्वरण कम है, क्यों? क्योंकि बंदूक का
जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में है, यानी ज्यादा है। अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा त्वरण कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम है तो त्वरण ज्यादा हो जाएगा, ये कंडीशन होती है मेन। तो क्योंकि प्रत्येक बल एक अलग वस्तु पर कार्य करता है और वस्तुओं का द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न हो सकता है, तो इसी कारण है वो हमारे जो बराबर त्वरण है वो अपन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया बलों के विषय में सही नहीं है। अभी बता के आया हूं, याद रखना, क्रिया प्रतिक्रिया बल परिमाण में असमान होते हैं। बताओ भी क्रिया प्रतिक्रिया का बल परिमाण में असमान होता है क्या? बिल्कुल गलत बात है। अभी आपने और हमने चर्चा की थी भी क्रिया प्रतिक्रिया का बल है वो परिमाण में क्या होता है, समान होता है, समान बल लगता है, और ये बोलता है भी अलग अलग है, तो ये बात आपकी क्या है, गलत है। अगला देखो, क्रिया प्रतिक्रिया बल विभिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। हमने चर्चा की थी भी क्रिया प्रतिक्रिया का बल है वो अलग अलग वस्तुओं पे लगता है, यानी अलग अलग वस्तुओं पे लगता है, तो यह बात बिल्कुल सही है, अलग अलग वस्तुओं पे लगेगा, अभी चर्चा की है। और क्रिया प्रतिक्रिया बल एक ही पिंड पर कार्य करता है, तो यह बात गलत है। मैंने क्या बोला था, क्रिया प्रतिक्रिया का बल है वो अलग अलग वस्तुओं के ऊपर है वो कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करेगा। एक अगर इधर लगा है तो दूसरा बल उसके विपरीत लगेगा इस साइड में, ठीक है, और समान बल लगता है भी, समान बल लगता है। तो यहां पे इसने क्या बोला है के विषय में सही नहीं है, तो एक तो पहला सही नहीं है और एक तीसरा सही नहीं है, तो नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया बलों के विषय में सही नहीं है, ये आपको बताना है। सही नहीं है तो उसमें आपका पहला और तीसरा सही नहीं है भी, पहला और तीसरा यानी सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी एक रासायनिक अभिक्रिया में 5.6 ग्राम सोडियम 8 ग्राम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निर्मित सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान संरक्षण का पालन करना है आपको, तो द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है भी, आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है भी अभिक्रिया होने से पहले, अभिक्रिया होने से पहले का द्रव्यमान बराबर होगा अभिक्रिया होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद का द्रव्यमान, बाद का आपका द्रव्यमान हो जाएगा भी, ठीक है, द्रव्यमान, ये चीजें हैं वो बराबर होती है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है भी द्रव्यमान को न तो है वो एक प्रकार से नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता। इसे एक रूप से दूसरे रूप में है वो अपन एक प्रकार से जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। और जो कि लिवाइजियन ने दिया था भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा फिर, 5.6 सोडियम था और 8 ग्राम है वो आपके पास में क्या था भी, ये क्लोरीन था। दोनों को हमने 6 पॉइंट, ये आ जाएगा 8 और 5 13, यानी 13.6, टोटल द्रव्यमान कितना होगा 13.6, तो अभिक्रिया होने के बाद में भी 13.6 ही रहेगा भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने था, लिवाइजियन ने, लिवाइजियन ने दिया था, ये चीज भी आप ध्यान में रखना भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, समभारिकों में कौन सा गुण समान होता है। यहां पे देखो, सम माने समान, भारिक माने भार, जिसका द्रव्यमान समान हो, वह क्या कहलाता है भी, समभारिक। क्या कहलाता है, समभारिक कहलाता है। अगर मैं यहां पे बात करूं जिसका द्रव्यमान समान हो वह समभारिक कहलाता है, तो इसमें आपका द्रव्यमान समान होगा, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आर्गन है आपका एग्जाम्पल के रूप में, तो इसमें आपके पास में AR 18 नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना 18 है और इसका द्रव्यमान कितना 40 है। और जैसे आपके पास में कैल्शियम है, द्रव्यमान ये परमाणु क्रमांक 20 है, द्रव्यमान कितना है इसका 40 है। तो याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है भी निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक है, तो यहाँ पे आर्गन और आपका कैल्शियम है ना, आर्गन और कैल्शियम है वो दोनों क्या है, समभारिक है भी,
दोनों क्या है, समबारिकत, जिसमें क्या है एक प्रकार से द्रव्यमान समान है, यानी 40-40 दोनों का द्रव्यमान है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चीजें समझ में आ गया क्या? आगे चलो, मैं आगे देखो भी। नेक्स्ट आपके सामने, यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी, और आसान तरीके से इसको हल करेंगे। देखो यहां पे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपके पास में भी log 10, और यहां पे आपके पास में आ जाएगा H पॉजिटिव आयन। क्या आ जाएगा भाई? H पॉजिटिव आयन है वो, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। अब H पॉजिटिव आयन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? H पॉजिटिव आयन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ये आपका हो जाएगा H पॉजिटिव आयन बराबर क्या होता है? तो बराबर होता है आपके पास में 10 की पावर माइनस pH, 10 की पावर माइनस pH, ये होता है। चीजें समझ में आ गए सारे के सारे? बस ये दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आपको ये भी मान याद रखना है भी log 10 का जो मान होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो log 10 का मान आपके पास में क्या है? 1 है, इंटू यहाँ पे आपके पास में H पॉजिटिव आयन कितना है? H पॉजिटिव आयन का फॉर्मूला आपके पास में 10 की पावर माइनस pH, और pH यहाँ पे कितना है? 3 है। तो मेरे पास में H पॉजिटिव आयन का मान कितना आ जाएगा? तो 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा, तो इंटू 10 दी पावर माइनस 3। बस ये रहा आपके पास में फॉर्मूला, ये आंसर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी। नेक्स्ट आपके सामने है एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही पेपर में, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दूरी समय ग्राफ की, यानी ग्राफ से रिलेटिव। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है भी ग्राफ से रिलेटिव एक वीडियो अलग से बना दूं क्या? बताओ। दूरी समय ग्राफ से होकर गुजरा है, एक समय गति है, एक समान गति है भी। तो यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो ये लो भी, इसमें दूरी समय ग्राफ है, तो ये आपकी दूरी हो जाएगी और ये आपका समय हो जाएगा भाई। दूरी समय ग्राफ और एक समान गति है, एक समान गति होगी तो वहां पे आपका जो रेखा बनेगी, जो आपका प्रवणता होगी वो इस तरीके से होगा भी। ये क्या है? तो ये आपका यहाँ पे 0-0 होता है भी। यहाँ पे क्या होता है? 0-0 होता है, यानी एक प्रकार से मूल बिंदु बोल सकते हैं जिसको, क्या बोल सकते हैं? मूल बिंदु से, यानी सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तो एक समान गति के लिए यहाँ पे जो आपकी चाल होगी ना, प्रत्येक कंडीशन में चाल समान है। यहाँ पे आपकी जो चाल होगी वो चाल क्या होगी? प्रत्येक कंडीशन में चाल समान होगी भी। कहीं पे भी आप चेक कर लेना। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो इसमें अगर यहाँ पे अगर आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पे आप चेक कर लेना, समय ले लेना और दूरी ले लेना, चाल निकाल लेना, चाल समान आएगी। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे भी आपकी चाल समान आएगी। यहाँ पे अगर आप निकालना चाहोगे तो भी आपकी चाल है वो एकदम समान आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चाल प्रत्येक कंडीशन में समान होगी भी। तो वो क्या है? मूल बिंदु से एक तिरछी रेखा होगी। चीजें समझ में आ गई? आगे देखो भी। नेक्स्ट है भी नर व मादा युग्मक। नर व मादा युग्मक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? यहां पे बात करेंगे 10th क्लास की साइंस एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है नर व मादा युग्मक के बारे में। तो नर युग्मक छोटा और गतिशील होता है, बिल्कुल सही बात है अभी। नर युग्मक है वो छोटा और गतिशील होता है, और मादा युग्मक है वो बड़ा और गतिशील नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। यानी एक प्रकार से नर युग्मक छोटा होता है इसीलिए वो क्या है? गतिशील है। मादा युग्मक बड़ा होता है और वो गतिशील क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें क्या होता है भी? पोषण होता है भी। इसमें क्या होता है? एक प्रकार से पोषण स्टोर होने का इसमें चीज होती है, पोषण स्टोर होता है उसके अंदर, ये बोल सकते हैं अपन। तो वो गतिशील नहीं होता, वो बड़ा होता है। उसके बाद में यहाँ पे नर युग्मक बड़ा और गतिशील, नर युग्मक बड़ा और गतिशील नहीं है, तो ये बात गलत है। यानी नर युग्मक को छोटा और गतिशील इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो अंडाणु को पूरी तरह से विभेद कर सके। अगर नर युग्मक के अंदर है, यानी शुक्राणु, नर युग्मक का मतलब हो गया शुक्राणु, शुक्राणु में गतिशीलता नहीं है तो निषेचन कभी नहीं होगा भी। निषेचन कब होता है? जब उसमें गतिशीलता होती है और वो अंडाणु को पूरी तरह से विभेद कर जाए। चीजें समझ में आ गई? नर युग्मक छोटा और गतिशील नहीं है, छोटा और गतिशील नहीं है, ये भी गलत है। नर युग्मक बड़ा और गतिशील होता है, बड़ा नहीं होता भी, छोटा होता है भी। चीजें समझ में आ गई? तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से वर्णन करता है कि शिराओं में वाल्व होते हैं जबकि धमनियों में नहीं होता। याद रखना भी धमनियां
आपका क्या करती है, शुद्ध रक्त लेके जाती है। धमनियां है वो शुद्ध रक्त लेकर जाती है, धमनियां शुद्ध रक्त लेके जाती है। और यहां पे शीरा है, शीरा ये क्या है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अब ये शुद्ध रक्त लेके जाएगी तो ये किसके साथ जुड़ी होती है, तो ये नील्य के साथ, ये आपका जो बायां नील्य है, बायां नील्य के साथ में जुड़ा होता है। और बायां नील्य क्या करता है, इसके ऊपर एक प्रकार से दाब लगाता है। बायां नील्य में प्रेशर ज्यादा होता है, जिससे धमनियों के अंदर है वो ये डायरेक्ट है, वो किससे जुड़ी होती है, तो डायरेक्ट है वो एक प्रकार से हृदय से जुड़ी होती है। और ये शुद्ध रक्त है वो अपने शरीर के प्रत्येक अंग को लेके देती है, यानी ले जाकर देती है। तो इसमें दाब ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें वाल्व नहीं होता। इसमें जो भित्तियां होती है वो मोटी होती है, भित्ति मोटी और मजबूत होती है, किसकी, धमनियों की, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त और पूरे प्रेशर के साथ बहता है। लेकिन शिराओं के अंदर वाल्व होते हैं, शिराओं के अंदर वाल्व का मतलब होता है रक्त को एक ही दिशा में बहने देना। अब शिराओं के अंदर इतना क्या है, प्रेशर नहीं है, क्योंकि इसको रक्त प्रत्येक अंग से वापस लेके आना है, तो वहां पे कोई प्रेशर नहीं होता भी। तो शिराओं के अंदर वाल्व लगा होता है ताकि वो क्या है भी प्रत्येक ताकि वो रक्त को एक ही दिशा में बहने दे। जैसे ये हमारे पास में एक है, ये मान लो भी ये शिरा का एक डायग्राम बनाया मैंने, तो इसके अंदर है वो इस प्रकार से एक छोटा सा वाल्व लगा होगा जो क्या करेगा, रक्त को एक ही दिशा के अंदर बहने देगा, वापस नहीं जाने देगा भी। ये चीज होता है, क्योंकि शिराओं के अंदर इतना प्रेशर नहीं होता भी, ठीक है। तो यहाँ पे शिराएं उच्च दाब में रक्त ले जाती है, नहीं भी। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है और उन्हें वाल्व की आवश्यकता नहीं होती। धमनियां है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है और उन्हें वाल्व की आवश्यकता नहीं होती, ये तो बात सही है। लेकिन यहाँ पे जबकि धमनियों में नहीं होता है। आगे देखो, धमनियां शरीर के अंदरूनी हिस्से में स्थित होती है और पेशी द्वारा समर्थित होती है, नहीं भी। शिराएं निम्न दाब पर रक्त ले जाती है और उन्हें रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए उसमें वाल्व की आवश्यकता होती है। ये बात सही है आपकी। यानी इसने क्या बोला है, इसने बोला है भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से वर्णन करता है कि शिराओं में वाल्व होते हैं जबकि धमनियों में नहीं होते। तो ये है भी शिराएं निम्न दाब का रक्त ले जाती है, इसीलिए उसमें वाल्व होते हैं जो कि रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकने के लिए उसमें क्या है, वाल्व की आवश्यकता होती है। चीजें समझ में आ गई। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है लेकिन उन्हें वाल्व की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, ऑक्सीजन के कारण थोड़ी ना होती है भी। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है, इसके कारण उसे वाल्व की आवश्यकता थोड़ी ना होती है, आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये है भी धमनियां ना, उसमें एक प्रकार से प्रेशर होता है भी, धमनियों में प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि वो डायरेक्ट है, वो नील्य से जुड़ी होती है, जिसके कारण उसे वाल्व की आवश्यकता नहीं होती। ये होना चाहिए था भी, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, दो पिंड ए और बी एक समान गति से गतिमान है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझना। पिंड ए के दूरी समय ग्राफ की प्रवणता, आ गया ना दूरी समय ग्राफ, और पिंड बी के दूरी समय ग्राफ की प्रवणता से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखना, इसने बोला भी दो पिंड ए और बी एक समान गति से गतिमान है। इसका मतलब ये हुआ भी पिंड ए और बी दोनों समान गति में नहीं है, पिंड ए और बी दोनों की एक समान गति। इसका मतलब क्या है भी, नियत गति से चल रही हैं भी। अगर ए की गति 50 मीटर पर सेकंड है ना, तो वो 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, और बी की गति अगर 40 मीटर पर सेकंड है ना, तो वो 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। ये नहीं भी कभी 40 होगी कभी 30 होगी, ये नहीं है। एक समान का मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। अब दूरी समय ग्राफ बनाओगे आप, ये रहा, ये आपका क्या है, दूरी है, ये आपका क्या है, समय है, ठीक है। अब इसमें प्रवणता का मतलब क्या होता है, ढाल होता है। प्रवणता का मतलब होता है ढाल। अगर मैं बात करूं, अगर यहां पे एक समान क्या है, बात ये भी एक समान है, ये लाइन इस प्रकार से है, ये लाइन आपकी इस प्रकार से होगी, और एक आपका इस प्रकार से है, एक आपका इस प्रकार से है। यहां पे इसकी ये जो आपका ए पिंड है और ये आपका बी पिंड है, ये दूरी हो जाएगी इसकी, और ये आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा भी, ठीक है। यहां पे इसकी प्रवणता है वो बी की क्या है, प्रवणता कम है। इसने यही बोला भी ढाल कम है भी,
पिंड ए की दूरी समय ग्राफ की प्रवणता पिंड बी की दूरी समय ग्राफ की प्रवणता से अधिक है, यानी बी की प्रवणता कम है और ए की ज्यादा है। ए की ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी यानी ये जो आपकी रेखा है ना वो दूरी के करीबन ज्यादा है, इसका मतलब कम समय में ज्यादा दूरी कवर हो रही है। यहाँ पे क्या है, समय ज्यादा ले रहा है और दूरी कम कवर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया भाई इसकी चाल तो ज्यादा है, इसकी चाल क्या है, ज्यादा है, और इसकी चाल है, यहाँ पे चाल क्या है, चाल क्या है, कम है, यहाँ पे चाल आपकी कम है। तो यहाँ पे पिंड ए की यानी पिंड ए की चाल पिंड बी की चाल से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक उच्च पोषक स्तर पर दीर्घस्थायी और गैर अपघटनीय रसायनों की सांद्रता उच्चतर बढ़ती है, उससे क्या कहते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास में है उत्पाद। उत्पाद को कौन खाता है, टिड्डा खाता है, यानी घास को टिड्डा खाएगा। टिड्डे को कौन खा जाएगा, सांप खा, ये मेंढक खा जाएगा भी। और मेंढक को कौन खा जाएगा, तो मेंढक को है वो सांप खा जाएगा। और सांप को कौन खा जाएगा, ये गरुड़। चीजें समझ में आ गई। उत्पादक के अंदर है वो एक प्रकार से पीड़कनाशियों की संख्या कम है, पीड़कनाशी, पीड़कनाशी की संख्या उत्पादन में कम है, यानी घास में पीड़कनाशियों की संख्या सबसे कम है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, पीड़कनाशियों की संख्या है वो सबसे कम किस में होती है, तो पीड़कनाशियों की संख्या सबसे कम है वो निम्न पोषक स्तर में होती है। निम्न पोषक स्तर कौन सा है, उत्पाद। और उच्च पोषक स्तर आपका ये भी, ये क्या है, उच्च पोषक स्तर है। अब टिड्डे ने घास को खाया तो ये जो घास वाले पीड़कनाशी थे ना, ये किस में चले जाएंगे, टिड्डे में चले जाएंगे। और टिड्डे में ऑलरेडी पहले से भी पीड़कनाशी है। फिर क्या हुआ भी, मेंढक ने टिड्डे को खाया तो घास वाले पीड़कनाशी भी मेंढक में आ जाएंगे और टिड्डे वाले पीड़कनाशी भी मेंढक में आ जाएंगे। और प्लस में मेंढक के पास भी पीड़कनाशी है। पीड़कनाशियों की संख्या है वो कभी भी निष्कर्षित नहीं की जाती, यानी उसका उत्सर्जन नहीं होता भी, ये हमारे शरीर के अंदर दिन प्रतिदिन है वो स्टोरेज होते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में मेंढक को सांप ने खा लिया तो सांप के पास में मेंढक, टिड्डा और ये उत्पाद तीनों की पीड़कनाशी आ गई। फिर गरुड़ ने क्या किया, सांप को खाया तो गरुड़ के पास में किस किस की पीड़कनाशी है, उत्पाद के, टिड्डे के, मेंढक के और सांप के। तो सबसे ज्यादा पीड़कनाशियों की संख्या वो किस में होगी, तो आपका गरुड़ यानी उच्च पोषक स्तर में होगा। और इस परिघटना को ही अपन क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, जैविक आवर्धन कहते हैं। पीड़कनाशियों की संख्या हमारे शरीर में बढ़ना ही क्या कहलाता है, जैविक आवर्धन कहलाता है। चीजें समझ में आ गया, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ गया। ये आपका निम्न पोषक स्तर है, तो निम्न पोषक स्तर के अंदर है वो पीड़कनाशियों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पे पीड़कनाशियों की संख्या सबसे कम होती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी हीरे और ग्रेफाइट की विद्युत चालकता में अंतर इसीलिए उत्पन्न होता है क्योंकि, बताओ क्यों होता है, क्योंकि हीरा है वो विद्युत का चालन क्यों करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, स्थानांतरण होता है, एक प्रकार से विगति होती है। और हीरे के अंदर है वो विद्युत का चालन होता है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो 4 कार्बन परमाणु है वो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो एक कार्बन परमाणु इसमें क्या होता है, एक प्रकार से मुक्त रहता है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं भी। दोनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों विद्युत का चालन करेंगे, तो ये बात गलत है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है भी। हीरे में आयन दृढ़ता से संकुलित होते हैं, इसका कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है। हीरे में धात्विक आबंध होता है, हीरे में क्या होता है, धात्विक आबंध होता है, ग्रेफाइट में नहीं होता भी। हीरे में धात्विक आबंध होता है भी, नहीं होता यार, धात्विक आबंध कैसे होगा, धातु थोड़ी ना होता है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन स्थानीकृत होते हैं, ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट, उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानीकृत होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी गति करते हैं। और हीरे में है वो आयन गति नहीं करते, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं भी। हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है भी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाई जाती हीरे के अंदर, और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि कोई तत्व -2 आवेश वाले आयन का निर्माण करता है तो उसकी संयोजकता के बारे में क्या संकेत हो सकता है, ये आपको बताना है।
कोई भी तत्व है, जैसे मैं ये मान लेता हूं भी ये x तत्व है और उस पे आवेश चार्ज आया है यानी -2, ये क्या है, -2 का मतलब क्या है, -2 का मतलब है भी इसने कोई भी तत्व है जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या होगा, उस पे धनावेश आएगा, धनावेश आएगा, धनावेश होगा, धन चिन्ह आएगा, ये बोल सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनावेश होगा, और जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से केटायन बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आवेश आएगा भी, ऋण आवेश, ऋण आवेश आएगा, ठीक है। और इससे क्या बोलते हैं अपन, एन आयन कहते हैं, एन आयन कहा जाता है। चीजें ध्यान में रख ली। अब ये क्या कहता है भी, इसकी संयोजकता के बारे में बताओ क्या है। तो तत्वों ने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए, क्या भी तत्वों ने 2 इलेक्ट्रॉन खोगा भी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, खोने का मतलब त्यागना, तो उस पर धनावेश आएगा, -2 थोड़ी ना आएगा, तो ये बात गलत है। तत्वों ने 2 प्रोटॉन प्राप्त किए, क्या, प्रोटॉन का संयोजकता से कोई रिलेशन नहीं है, जितने प्रोटॉन होंगे उतनी उनकी परमाणु संख्या होगी, ये अपन बोल सकते हैं। तत्वों ने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, क्या, ये बात बिल्कुल सही है। यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, ग्रहण करेगा तो उस पर क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा। तो तत्वों ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, तभी उस पर माइनस चार्ज आया भी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, आगे इसने है कॉपर, जिंक और सिल्वर जैसी धातुओं का परिष्करण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत अपघटनी विधि का यूज करते हैं, यानी बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, विद्युत अपघटनी परिष्करण का यूज किया जाता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है, ये तो अनुरूपता है, एनालॉगी है। जैसे खरीफ की फसल वर्षा ऋतु पर आधारित होती है, तो रबी की फसल को अपन क्या बोलते हैं, शीत ऋतु कहते हैं। रबी की फसल शीत ऋतु में होती है, खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें यदि किसी तत्व x को 2 समस्थानिक, यानी x35 और x37 2 समस्थानिक है, तो क्लोरीन यदि x35 25% है और x37 75% है, तो औसतन परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी उसने क्या बोला भी, एक कोई तत्व x है, इसका समस्थानिक इसने बोला भी, एक तो x35 और एक x37 है, जिस प्रकार से क्लोरीन के होते हैं। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए उसने बोला भी, क्लोरीन यदि x35 और 25% और x37 75% है, तो उसका औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। वैसे मैं आपको बता दूं भी, क्लोरीन का ना, ये तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा उल्टा पूछ रखा है इसने। क्लोरीन का Cl35 और Cl37 दो क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। Cl35 है ना, ये आपका 75% पाया जाता है, 75% होता है। Cl37 है, ये आपका 25% होता है, ठीक है। Cl37 75 है और Cl37 है वो 25 है, और इनका जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है, 3:1 होता है। ये चीज आप ध्यान में रखोगे, लेकिन इसने थोड़ा सा उल्टा दिया इस क्वेश्चन को। आप बताना है अपने को, ये भी क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना, तो कैसे निकालोगे, ये निकालोगे 35 है इंटू 35, यानी Cl35 इसका द्रव्यमान 35 है और Cl37 का मतलब इसका द्रव्यमान 37 है, तो 35 का 25%, 35 का 25% प्लस में 37 का 75% लेना है अपने को, 75% लेना है। तो यहां से आपके पास में कितना आ जाएगा, ये इसको काट दो, काटोगे तो अपने पास में क्या आएगा, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, 25 या 75 और 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा 35/4 प्लस में ये आ जाएगा आपके पास में 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, यानी 105/3, ये 35 थोड़ी ना, ये 37 है यार, थोड़ा सा ध्यान में रखना भी इस तरीके से। ये आपका 37 है, ठीक है ना, ये क्या है आपका 37 है, ये ला। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 7 21, 2 3 3 9 और 2 11 अपॉन में 4, बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 और 1 6, 4 और 1 अपॉन में 4, 4 चौके 16, 4 3 12, 2 26, 4 7 4 6 24 और 4 5 20, तो इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा, 36.5 यू आ जाएगा। और इनका अगर द्रव्यमान पूछता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो ये आपका पता ही है 35.5 ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सी फसल पद्धति योजनाबद्ध फसल अनुक्रम के माध्यम से मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है? मृदा की उर्वरता को कौन बनाए रखती है? एक तो मिश्रित संचयन होता है, वो भी मिश्रित कृषि होती है, वो बनाए रखती है, या फिर मिश्रित कृषि का मतलब ये हो गया भी यहाँ पे आप एक प्रकार से मिक्स्ड क्रॉपिंग करना, जैसे गेहूं है, एक ही खेत में गेहूं सरसों आदि मिक्स, यानी चना एक ही खेत में सभी को मिलाकर के बीजना, वो आपका होता है संस्यावर्तन। क्रॉपिंग रोटेशन का मतलब होता है भी, यानी एक साल आपने क्या किया, सरसों का उत्पादन ले लिया, अगली साल है वो वहाँ पे गेहूं को बो दिया, अगली साल है वो आपने वहाँ पे चना, यानी फेर बदल करना एक प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका जो मृदा की उर्वरता है ना, वो क्या है, बनी रहती है भी। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें क्रमिक संचयन का मतलब क्या होता है, क्रमिक संचयन का मतलब होता है भी आपके पास में एक ही फसल बोना, रियल क्रॉपिंग, यानी आपके पास में एक ही जो कृषि होती है, यानी फसल होती है, उसको बार बार बोना, एक ही फसल को बार बार बोना। तो इससे एक फसल को बार बार एक ही स्थान पे बोओगे तो उससे मृदा की उर्वरता है ना, वो कम हो जाती है भी, ठीक है। और एक संचयन का मतलब होता है भी एक ही खेत में एक ही फसल को बोना, एक ही फसल को एक ही खेत में बोना, वो आपका एक संचयन मोनोक्रॉपिंग होता है भी। चीजें समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी x सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, तो x का मान क्या है, बताओ भी। x यानी फोकस दूरी पूछी है इसने, उत्तल दर्पण है, मैंने आपको अभी बताया था भी उत्तल दर्पण के अंदर दो ही कंडीशन होती है, उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन होती है, और दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही कंडीशन में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब आपको पता है दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आप दर्पण के पीछे की दूरियां हैं वो पॉजिटिव में कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पे दर्पण फॉर्मूला 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v, ये 1/v प्लस में 1/u, ये दर्पण फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1/f बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, तो 8 सेंटीमीटर, तो ये लो भी 8, और माइनस में, क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने है, प्रतिबिंब पीछे बना तो पॉजिटिव ले लिया, वस्तु दर्पण के सामने है तो वो माइनस में लेंगे, तो 1/40, तो यहाँ पे 40 इसका एलसीएम आ गया, 8 5 40 प्लस में, और 40 एकम 40, ये आपका माइनस में, ये आपका माइनस में। तो यहाँ से आपके पास में 1/f बराबर क्या आ जाएगा, तो 1/f बराबर 4/40, तो f बराबर क्या आ जाएगा, 40/4, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई। तो पॉजिटिव में 10 आएगा, हमेशा याद रखना उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होती है भी, तो +10 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात PDF की, तो PDF आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, और टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर आपको ढेर सारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जैसे ग्रुप D है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, और आपको साइंस का NCERT कोर्स भी देखने को मिल जाएगा भी, जो आपको न्यू वाली 9th क्लास की जो न्यू NCERT है ना, वो भी इसके अंदर ही आपको पूरी कंप्लीट बुक है वो करवाई जा रही है भी। तो बढ़िया तरीके से आपको पता है भी, रेलवे के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं वो लाइन टू लाइन NCERT से ही उठाए जा रहे हैं, और आपको लाइन टू लाइन ही NCERT यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाई जा रही है भी, ठीक है। न्यू वाली NCERT भी इसके साथ में इंक्लूड है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। एक एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है, उसका ऑफर चल रहा है अपने एप्लीकेशन के ऊपर, तो बढ़िया तरीके से उसका लाभ उठाइएगा भी, और सभी को ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज है वो देखने को मिल जाएगी, और ये कोर्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको ये सभी क्लासों की जो PDF है ना वो भी मिल जाएगी भी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो भी,
रुक्ष अंतरपर्दवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ER होता है ना, वो आपका दो तरीके का होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतरपर्दवी जालिका दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका RER और एक होता है आपका SER। RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि अपन बोल सकते हैं खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका, और SER होता है वो होता है आपका चिकनी अंतरपर्दवी जालिका, यानी एक प्रकार से ये बोल सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करता हूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये रफ क्यों होता है? तो इस पे राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और SER है, ये चिकनी क्यों होती है? तो इस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता। चीजें समझ में आ गई? इस पे राइबोसोम पाया जाता तो ये क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा, प्रोटीन निर्माण करता है ये। और इस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता तो ये लिपिड का निर्माण करता है, लिपिड का निर्माण करेगा। ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। तो यहां पे रुक्ष अंतरपर्दवी जालिका यानी RER क्या करता है? तो ये आपका एक प्रकार से प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? आगे चलूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र स्थित होता है। बताओ भी, अवतल दर्पण होता है, उसका धसा हुआ भाग है वो क्या करता है? रिफ्लेक्शन का कार्य करता है। जब उसके उभरे हुए भाग पर क्या करते? रजत पॉलिश कर दे, उभरे हुए भाग पर रजत पॉलिश कर दे, तो इसका धसा हुआ भाग है वो क्या करेगा? रिफ्लेक्शन का कार्य करेगा। ये क्या होता है? मुख्य एक्स होता है। तो मुख्य एक्स होगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? फोकस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वक्रता केंद्र आ जाएगा। तो वक्रता केंद्र है वो क्या होगा? तो दर्पण के सामने है वो वक्रता केंद्र, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, जब तांबर धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में लाया जाता है तो बनने वाले उत्पाद की पहचान क्या है? क्या उत्पाद बनेगा? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? तो आप बोलोगे सर अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम को अपन क्या बोलते हैं? घटता हुआ क्रम कहा जाता है, घटता हुआ क्रम। चीजें समझ में आ गई? अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? के ना कार मांगे आलू जाने फिर प्रभु है क्यों होगी आगे औरत। यहां पे अगर अपन बात करें, क्या भी आपका जो हाइड्रोजन है ना, आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या है? कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। और कॉपर की अभिक्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी? HCl के साथ में करवा दी। तो मेरे को ये बताओ भी, कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा क्या? नहीं करेगा। कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्या है? कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, योगज अभिक्रिया किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन की विशेषता है? योगज अभिक्रिया बताओ, योगज अभिक्रिया है वो किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन की विशेषता होती है? अगर इसमें मैं बात करूं योगज अभिक्रिया के अंदर, तो योगज अभिक्रिया के अंदर है वो आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? तो एक तो आता है आपका एल्किन और एक आपका आता है एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यानी एल्किन और एल्काइन आता है। इसमें जब क्या कर देते हैं अपन, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो क्या होता है? ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ये चीज है वो आप ध्यान में रखोगे। तो इसे क्या कहते हैं? योगज अभिक्रिया कहते हैं। तो योगज अभिक्रिया किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन की विशेषता है? तो ये आपका एल्किन और एल्काइन की विशेषता है, एल्किन और एल्काइन की विशेषता होती है। ये चीज आप ध्यान में रखना। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये एल्केन होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n और +2 होता है। एल्काइन का CnH2n और -2 होता है। एल्किन का होता है CnH2n। ये इसका फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट याद रखोगे। चीजें समझ में आ गई? अब देखो भी, एक आपके पास में होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो भी थोड़ा सा देख लो। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है?
प्रतिस्थापन अभिक्रिया में याद रखना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वहीं पे होगी जहां पे आपके पास में क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन में आपने हाइड्रोजन को क्या करना है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है। हाइड्रोजन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करोगे, तो वहां पे आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। याद रखना, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है भी, क्लोरीन, ये आपका मेथेन है, मेथेन में अगर क्लोरीन की अभिक्रिया करवा दूं में सूर्य की उपस्थिति में तो क्या बनता है, तो ये आपके पास में CH3Cl प्लस में आपके पास में HCl बन जाता है, ये बनता है। तो यहां से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है, CH4 से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया। चीजें समझ में आ गई, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन था, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, यौगिक अभिक्रिया होती है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है शीर्षत विभज्या, क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। मैंने आपको क्या बताया था, जो विभज्य योतक होता है, विभज्य योतक होता है, ये क्या करता है, तो ये आपका एक प्रकार से 3 प्रकार का होता है, लंबाई में वृद्धि करता है, चौड़ाई में वृद्धि करता है, और 2 टहनियों के बीच में गैप बनाता है। तो शीर्षत विभज्य योतक होता है ना, ये लंबाई में वृद्धि करता है। तो पार्श्व विभज्य योतक है, ये चौड़ाई में वृद्धि करेगा, यानी परिधि, ये क्या करेगा, परिधि के अंदर है, जो तना है, जो जड़ें हैं, उनकी परिधि के अंदर वृद्धि करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चीजें समझ में आ गया। आगे देखो भी, नेक्स्ट है बोर के मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। बोर ने अपना, नील्स बोर 1913 के अंदर है वो अपना परमाणु मॉडल दिया था, और उन्होंने 4 कक्षाएं बताई थी, K, L, M और N, ये 4 कक्षाएं होती है, जो क्या है, परमाणु के, यानी नाभिक, जो नाभिक होता है ना, नाभिक होता है, उनके चारों ओर होती है भी, उनके चारों ओर होती है। तो इलेक्ट्रॉन है वो इन कक्षाओं के अंदर है वो चक्कर लगाते हैं। तो यहां पे नाभिक की चारों ओर स्थित वर्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, ये गति करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या, आगे चलो मैं नेक्स्ट देखिएगा। ये है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एरियोलर संयोजी ऊतक से संबंधित नहीं है। मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास के अंदर भी, एरियोलर एक क्या है, संयोजी ऊतक है, जो क्या करता है, अंगों के भीतर की जगह, यानी अंगों के भीतर की जो खाली जगह है ना, उसको भरता है। ये अंगों के भीतर की जगह भरता है, बिल्कुल सही है। आंतरिक अंगों को सपोर्ट भी करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऊतकों को ठीक करने में सहायता करता है, ये भी बात सही है, यानी ऊतकों की मरम्मत भी करता है भी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊतकों की मरम्मत कौन सा ऊतक करता है, तो एरियोलर ऊतक करता है भी। और उष्मीकरण के लिए वसा कणों का भंडारण करता है, वो वसा संयोजी ऊतक करता है भी, वसा संयोजी ऊतक करता है। ये एरियोलर का नहीं है, इसे अपन एडिपोज ऊतक भी कहा जाता है भी। चीजें समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है, आपका एरियोलर ऊतक से संबंधित नहीं है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, ये निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति P से संबंधित गलत है। देखो भी, शक्ति के तीनों के तीनों फॉर्मूले आने चाहिए। P बराबर क्या होता है, VI होता है, और P बराबर क्या होता है, VI। P बराबर होता है आपके पास में, एक मिनट, V स्क्वायर अपॉन में R, और P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R। और शक्ति का ये भी फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है वर्क बटा T, यानी समय। ये भी फॉर्मूला शक्ति का ही फॉर्मूला है। अब यहां पे देखो, R बटा V स्क्वायर है क्या, R बटा V स्क्वायर नहीं है, I स्क्वायर अपॉन में R है क्या, ये है, ये स्क्वायर है भी यहाँ पे, ठीक है। I स्क्वायर अपॉन, I स्क्वायर इंटू R है क्या, बिल्कुल है, I स्क्वायर इंटू R। VI है क्या, VI भी है। P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R है क्या, बिल्कुल है। तो आपका कौन सा गलत है, तो पहला गलत है, बाकी सारे सही है, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अनुरूपता, एनालॉजी का क्वेश्चन है भी। प्रोकैरियोटिक, जो प्राक केंद्र की कोशिका है वो छोटी और सरल होती है, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो छोटी और सरल होती है। उसमें क्या है, एक प्रकार से झिल्ली युक्त, इसमें क्या होता है, झिल्ली युक्त अंग नहीं होते भी, अंग नहीं होते, ये चीज आप ध्यान में रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और सुकेंद्र की कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, सुस्पष्ट आपका केंद्रक होता है। तो ये क्या होता है, अपेक्षाकृत बड़ी और जटिल होती है भी,
ये क्या कैसी होती है? यूकेरियोटिक कोशिका सुकेंद्र की कोशिका होती है, वो अपेक्षाकृत बड़ी भी होती है और कैसी होती है? जटिल होती है, क्योंकि उसमें एक प्रकार से क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। सारे के सारे झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं आपका सुकेंद्र की कोशिका के अंदर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है भी, यदि किसी दर्पण के ध्रुव और उसके सामने रखी वस्तु की स्थिति के बीच 120 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी 120 सेंटीमीटर है, तो दर्पण द्वारा ध्रुव से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित स्क्रीन पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। फोकस दूरी ज्ञात करना, दर्पण फॉर्मूला 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v प्लस में 1/u होता है। देखो भी, अब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है अवतल दर्पण आपका। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दर्पण में कहां पे बनता है? दर्पण के सामने ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब तो दर्पण के सामने बनता है, और दर्पण के सामने बनेगा तो वहां पे अपन क्या करेंगे? दूरी है वो नेगेटिव में लेंगे। दर्पण के सामने की दूरियां नेगेटिव में कैलकुलेट करते हैं और पीछे की दूरियां वो अपन पॉजिटिव में कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे आपके पास में u बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा? माइनस का 120, यानी वस्तु को 120 पे, v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 40। प्रतिबिंब भी 40 सेंटीमीटर पे सामने ही बन रहा है, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/ ये आ जाएगा माइनस का 40, और माइनस प्लस लगा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, 1/20। 120 एलसीएम आ गया, माइनस का 3, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 120 का 120 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का 1। ये क्या है? 1/f है भी। तो यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा? तो f बराबर माइनस का 3 माइनस का 4, माइनस का 3 और माइनस का 1 यानी माइनस का 4, तो ये 120 बटे माइनस का 4, तो 4 एकम 4, 4 3 12 यानी 30, वो भी किस में आएगा? माइनस में। वो भी आपका किस में आएगा? तो माइनस के अंदर आएगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे आपके पास में फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? माइनस की 30। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। याद रखना, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, प्रकाश की उस किरण का क्या होता है जो या तो मुख्य फोकस यानी उत्तल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस के लिए होकर गुजरती है, या लेंस के टकराने से पहले मुख्य फोकस यानी मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। वो किसके लिए है? अवतल लेंस के लिए है। तो उसका बताना क्या होगा? यहां पे दोनों चीजें समझते हैं। ये तो आपका उत्तल लेंस जिसका ये मुख्य एक्स है, ये आपका क्या है? फोकस है, और ये आपका क्या है? ये आपका वक्रता केंद्र सी है। अब कोई किरण है वो आपकी आएगी, और ये फोकस से होकर जब कोई किरण गुजरती है, यहां से फोकस से होकर जब कोई किरण गुजरेगी, देखना, फोकस से होकर जब कोई किरण गुजरती है तो मैंने बताया था अपवर्तन के बाद में मुख्य एक्स के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। यानी फोकस से होकर जब भी कोई किरण आएगी तो वो क्या है? मुख्य एक्स के पैरेलल हो जाएगी। ये चीजें आप ध्यान में रखना, किसमें? उत्तल लेंस में। अब बात करते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस के अंदर क्या होता है? अवतल लेंस के अंदर है वो फोकस से होकर जब कोई किरण आएगी, इस प्रकार से जब कोई किरण है वो फोकस यहाँ पे है, इसका फोकस ये रहा, इसमें तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आभासी प्रतिबिंब पीछे की ओर बनेगा। आभासी प्रतिबिंब पीछे की ओर कैसे बनेगा? आभासी प्रतिबिंब तो सामने बनता है इसका। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, और ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। तो क्या होगा इसमें? आपका आती हुई प्रतीत होगी, यही बोला है इसने क्या बोला है भी? लेंस से टकराने से पहले मुख्य फोकस यानी अवतल लेंस के लिए पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें देखो, इसमें आपका किस प्रकार से किरण आरेख बनेगा? यहां से कोई किरण फोकस के ऊपर आएगी, यहां से कोई किरण है वो आपकी इस प्रकार से फोकस के ऊपर आएगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी भाई? फोकस के ऊपर आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगी। और जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये आपका फोकस के ऊपर है वो मिलती हुई प्रतीत होगी। इसी प्रकार से जब कोई किरण है वो फोकस के ऊपर आती है, इस प्रकार से फोकस के ऊपर आएगी, तो ये मुख्य एक्स की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एफ के ऊपर है वो प्रतीत होगी, एफ के ऊपर आपकी प्रतीत होगी। चीजें समझ में आ गया?
तो इसमें क्या होता है भी, इसने बोला भी वो उस किरण का क्या होगा, तो वो मुख्य अक्ष के दोनों में क्या होता है, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो रही है, यहाँ पे भी पैरेलल है, यहाँ पे भी पैरेलल है, तो अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर निर्गत हो जाती है, पैरेलल, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, पादप मूलों की अधिचरम कोशिका में सामान्यतः कौन सी विशिष्टता पाई जाती है जो उनके प्राथमिक कार्यों के लिए आवश्यक है। तो देखो भी, जो मूल यानी जड़ है, जो मूल जड़ है उसमें जो अधितरम जो कोशिकाएं होती है वो इस प्रकार से, ये जड़ है, ये आगे फिर छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो अधिश्रम कोशिकाएं होती है, छोटी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होते हैं, तो लंबे रोम जैसे विस्तार होता है, उसमें क्या होता है, लंबा रोम यानी धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, क्षेत्रफल को बढ़ाती है। ये चीज भी आप ध्यान में रखना, ये जो लंबे रोम जैसे विस्तार होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये अधिशोषण के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से कौन सा एनोड के रूप में कार्य करता है। एनोड के रूप में कार्य कौन करेगा ये आपको बताना। देखो भी, कॉपर का याद रखना, जब भी कॉपर का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो कॉपर का विद्युत अपघटन करवाया जाता है, तो जिस धातु का विद्युत अपघटन करवाना ना, उसका एक प्रकार से अशुद्ध धातु से आपको क्या करना है, अशुद्ध धातु का एनोड बनता है, अशुद्ध धातु का एनोड बनता है, और शुद्ध धातु का है वो क्या बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है। और जिस धातु को आपको यहां पे क्या करना है, शुद्ध करना है, उसका जलीय विलयन लिया जाता है, उसका जलीय विलयन भी लिया जाता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पे अशुद्ध कॉपर ब्लॉक, यानी जो आपका एनोड है वो किसका बना होता है, तो अशुद्ध धातु का, और कैथोड है वो शुद्ध धातु का बना होता है भी। ये चीज आप ध्यान में रखोगे, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी द्रवों में गैसों की विलयता सामान्यता है। इस चीज को है वो आप बढ़िया तरीके से डिटेल से समझना भी। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना भी, द्रवों में गैसों की विलयता सामान्यता कैसी होती है। तो गैस जब भी अपन क्या करते हैं, गैस द्रवों में जब एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी, जब भी द्रव में क्या करेंगे, जब भी द्रव में ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, द्रव गैस में चेंज होगा, और गैस में चेंज होने पर गैस के अणुओं में क्या है, गैस के अणु हैं वो उस द्रव को क्या कर देंगे, उस द्रव को तोड़ करके, उस बंधन को तोड़ करके क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो यहां पे द्रव में जब ताप बढ़ाते हैं ना, तो क्या हो जाता है, द्रव के जो कण है वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैस के जो कणों के बीच में स्वतंत्रता, यानी वो अपने आप को एक प्रकार से स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र हो जाएंगे तो वहां पे ताप में वृद्धि के साथ में विलेयता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ताप में जब भी वृद्धि करेंगे ना तो विलेयता है वो घट जाती है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। और तापमान में जब कमी करेंगे तो विलेयता है वो बढ़ती है। तापमान में जब अपन कमी करेंगे ना तो विलेयता है वो, घुलनशीलता है ना वो बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाओगे तो द्रव गैस में चेंज हो जाएगा भी, और गैस में चेंज हो जाएगा तो वहां पे विलेयता है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, एक दूसरे में घुलनशीलता है वो कम हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें समझ में आई। तो आज की क्लास है वो कैसी लगी है, अभी अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना भी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को लाइक और शेयर किया करो भी। ये आपका लास्ट पेपर था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। अब मैं लगभग है वो 20 क्वेश्चन है वो आपको करवाता जाऊंगा भी, और जैसे ही रेलवे ग्रुप डी की आंसर किया जाती है तो उसके बाद में आपको रेलवे ग्रुप डी वाले क्वेश्चन भी, क्योंकि उसमें न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम से पहले पहले करवा दूंगा भी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी है और एक बढ़िया सा कमेंट भी करना भी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।